साथियों, मैं रामगोपाल कुमावत आपका स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पीछे लेक्चर में कुछ सोल साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखे थे और वो आपके अगले टॉपिक है उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। जितने भी फर्टिलाइजर है उनके बारे में और उनका कंपोजिशन क्या है, उनके बारे में, किस टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, आपका बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन के अप्रोच, मतलब किस तरह से बता सकते हैं किसानों को कि आपको इतना देना है या किस अमाउंट में देना है, कब देना है, उसके आधार पर कुछ पैरामीटर होते हैं, उसके आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ अलग अलग मैटर है या अलग अलग बोल सकते हैं मेथड है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहला मेथड है वो है फर्टिलाइजर, एक सेकेंड, अगला पहला मेथड है जनरलाइज रिकमेंडेशन डोज के आधार पर, जीआरडी, मतलब जनरली देखा जाता है कितना देना है, नॉर्मली, ऐसे कुछ ज्यादा साइंटिफिक नहीं है ये। इसमें कुछ नहीं करते हैं, एक बड़ा एरिया है, कोई गांव वगैरह है, वहां पर जनरल वे में देख लेते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट डोज देकर कुछ दे दी न्यूट्रिएंट कुछ रेशियो में, और देखा जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी कितनी आ रही है उसके आधार पर। बस इसमें लार्ज एरिया पे बिना कुछ साइंटिफिक के जनरल डोज के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, बस अंदाजा लगा कर देते, साइंटिफिक नहीं है। इसलिए इसका नुकसान क्या है कि कई बार मतलब या तो ज्यादा चला जाएगा न्यूट्रिएंट या कम चला जाएगा, वो नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना बस। यानी जनरली इसमें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसमें लार्ज एरिया पे एक जनरल इंफॉर्मेशन के आधार पर दिया जाता है। इसमें कभी न्यूट्रिएंट ज्यादा भी दे सकते हैं, कभी कम भी हो सकता है, ये इसका नुकसान है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला आता है सोइल टेस्ट अप्रोच, जिसमें क्या होता है एक साइंटिफिक मेथड है, जिसमें जो सोइल होती है उसका अपन सैंपल लाते हैं, प्रॉपर वे से फील्ड में जाते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में जो वैल्यू आती है उसका इंटरप्रेट करते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे आई। यदि कोई न्यूट्रिएंट निकाला और उसकी वैल्यू यदि लो आ गई, ठीक है, जैसे मान लो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 280 से जैसे कि आप बात कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, देख सकते हैं 0.5 से 0.75% के समथिंग होनी चाहिए। यदि वो 0.5 से कम हुई यानी उसमें कम है, और 0.75 से ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा है, और इसके बीच में तो मीडियम है, ऐसे इसको देखा जाता है। जैसे अपन नाइट्रोजन का भी देख सकते हैं कितनी होनी चाहिए, 280 से 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर होनी चाहिए। यदि 280 से कम है इसका मतलब नाइट्रोजन की फील्ड में कमी है, तो अपन क्या करेंगे, फर्टिलाइजर देंगे, कितना, 25 to 50%, जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन देते हैं ना उससे 25 से 50% ज्यादा देंगे। यदि इसके बीच में है तो मीडियम में कुछ नहीं देना। यदि 560 से ज्यादा आ रहा है आपकी वैल्यू, तो क्या करेंगे, 25 से लगाकर 50% कम देंगे, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसकी तुलना में कम देंगे। ठीक है, ये याद रखना। सोइल टेस्ट वैल्यू ये लिखा है, यदि लो होगा तो ज्यादा देंगे, मीडियम होगा तो कुछ नहीं, और हाई होगा तो कम देंगे। ठीक है, ये इसके बारे में। अगला आता है अपन अगला पढ़ते हैं, अगला कौन सी अप्रोच है। अगले अप्रोच की बात करें तो अगली अप्रोच आती है कि भाई सोइल टेस्ट रिस्पॉन्स, सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, एसटीसीआर मेथड के द्वारा लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक टारगेट बना ले सके कि हमें इस फील्ड से, इस क्रॉप से इतनी यील्ड लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर दी, यील्ड फिक्स कर दी। अब उस यील्ड को अचीव करने के लिए कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर इसमें देखा जाता है। मान ले कि ये कोई फील्ड है, हमें यहाँ से 20 क्विंटल यील्ड लेनी है, तो ये यील्ड लेने के लिए अपने को क्या क्या करना होगा उसके बारे में देखा जाता है। किसने दी थी, रामामूर्ति ने दी थी। इसको सबसे पहले किसने दिया था, एमएल ट्रॉन्ग ने दिया था, उसके बाद में रामामूर्ति ने दिया था। तो आपको याद रखना, रामामूर्ति ही याद रखना। ठीक है, किसके आधार पर, पहले एक टारगेट यील्ड बना दी जाती है, उस यील्ड को अचीव करने के लिए कितने चाहिए उसके आधार पर ये। इसमें 3 क्राइटेरिया को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी उस क्रॉप को कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायर है कि वो उस यील्ड को अचीव कर सके। सेकंड, सोइल रिस्पांस, सोइल से वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट अपने जो सोइल है उससे वो न्यूट्रिएंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। थर्ड, फर्टिलाइजर से कंट्रीब्यूट, और जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं उससे कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है उसके आधार पर दिया जाता। ये तीनों इसकी अचीवमेंट थी, या ये तीनों इसकी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। और किसने दिया था, रामामूर्ति साहब ने दिया था। क्या है, पहले यील्ड बना ली जाती, उसके बाद में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसके लिखे हुए तीनों प्रिंसिपल कह सकते हैं। सबसे पहले यील्ड फिक्स कर ली जाती है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी है। सेकंड, सोइल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा। थर्ड, फर्टिलाइजर उसमें कितना
कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके आधार पर, और इसमें यील्ड उसी के आधार पर दी जाती है जैसे उसके जितने भी रिसोर्सेज है उनकी एफिशिएंसी के आधार पर यील्ड को फिक्स किया जाता है। ऐसे नहीं कि उसके पास रिसोर्सेज तो 10 क्विंटल के ही है लेकिन वो यील्ड टारगेट बना रहा है 20 क्विंटल, तो ऐसा नहीं होता है। यदि उसके पास रिसोर्सेज है 20 तो ही वो 20 क्विंटल का टारगेट बनाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका फायदा क्या है। फायदा है जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी देंगे, ज्यादा नहीं होगा तो ज्यादा नहीं देंगे तो अपना इकोनॉमिक लॉस भी कम होगा, बस ये याद रखना। अगला है इंटरग्रेडेड मैनेजमेंट। इंटरग्रेडेड का मतलब कहीं पे भी यदि आपको एग्जाम में मिले कि इंटरग्रेडेड के बारे में लिखो या इंटरग्रेडेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटरग्रेडेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटरग्रेडेड डिजीज मैनेजमेंट, तो कुछ नहीं करना, जितने भी मेथड है उन सबको एक साथ लेना। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जितने भी मेथड मिल रहे हैं उन सबको एक में एक साथ लेना, क्या कहलाता, इंटरग्रेडेड कहलाता है, ठीक है। यानी इसमें केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और फिजिकल मेथड सारों को एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका मेथड प्लांट एनालिसिस एंड रिमोट सेंसिंग के आधार, मतलब प्लांट को एनालाइज करके फिर देखा जाता है कि उसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए एक तो लिया जाता है एलसीसी लिया जाता है, एक स्पेड लिया जाता है और सैटेलाइट वगैरह रिमोट सेंसिंग के द्वारा देखते हैं। अब देखते हैं एलसीसी क्या है, लीफ कलर चार्ट है, किसने डेवलप किया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला फिलीपींस से उसने दिया था। कितनी स्टीप होती है, अभी कितनी है, 4 है, पहले कितनी थी, 6 थी, ठीक है। अभी कितनी है, 4, पहले कितनी थी, 6 थी। क्या करता है, ये बताता अमाउंट, यानी कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है और किस टाइम, अमाउंट एंड टाइम को क्या करता है, कैलकुलेट करता। कितनी रिड्यूस कर देता है, 25% जो यूज है उसको रिड्यूस कर देता है। यानी इसके द्वारा आप पता लगाओगे कहीं 100 किलोग्राम देना है तो अब आपको 75 किलोग्राम की ही नीड होगी, उसको ये बता देता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें स्पेड। स्पेड क्या है, सोइल प्लांट एनालाइज डेवलपमेंट डेवलपर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्लोरोफिल मीटर होता है, कुछ नहीं, ये कोई पत्ती है, लीफ है, यहाँ पे जितना क्लोरोफिल कंटेंट होगा ये कुछ रेडिएशन या कुछ वेव छोड़ता है, जिससे यदि क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा तो ज्यादा वेव को ऑब्जर्व करेगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, जितना कम रिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा ग्रीननेस होगी, उसके आधार पर इसका पता लगाया जाता है। ये क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है, 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है कि आपके पास न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है कितना नहीं है। ये क्या बताता है, ये बस केवल बताता है अमाउंट। ये क्या बताता है, केवल अमाउंट। वो क्या बताता है, अमाउंट और टाइम, ये केवल अमाउंट बताता है। इसमें कुछ नहीं, एक स्टिप आती है छोटी सी प्लास्टिक की, उसको लीफ के पास लगाया देखा जाता है कि उस लीफ का कलर और स्टिप का कलर कहाँ पे मैच हो रहा है, उसके आधार पर देखा जाता है। अगला थर्ड आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, किसी भी चीज का मेजरमेंट करना या उसको देखना बिना फिजिकली टच किए, क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग। इसमें किस किस का यूज कर सकते हैं, कुछ ड्रोन वगैरह का यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं, उसके आधार पर कुछ रेडिएशन होती है, जैसे इंफ्रारेड है, रेड है, ग्रीन है, इन रेडिएशन का यूज करके पता लगाया जाता है, ठीक है। अगला आता है साइड स्पेसिफिक, मतलब किसी, जैसे ये कोई फील्ड है, जैसे ये कोई बड़ा फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में किस जगह न्यूट्रिएंट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी है तो यहीं पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी है, तो बस यहीं पे न्यूट्रिएंट दिया जाएगा, पूरे फील्ड में न्यूट्रिएंट नहीं दिया जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक साइड का सिलेक्शन करके सोइल या न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करना क्या कहलाता है, साइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। फायदा क्या है, न्यूट्रिएंट लॉसेस कम होगा, नुकसान क्या है, बहुत महंगा है, ठीक है, बस ये याद रखना। और इसके लिए एक स्किल पर्सन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला बात करते हैं, इसकी एक क्विक समरी आपके सामने दे रखी है कि जनरल रिक्वायरमेंट वाला क्या होता है और सोइल टेस्ट के आधार पर क्या है, एसटीसीआर मेथड क्या है, इन सब के बारे में आपको बस ये याद कर लो। ये याद कर लोगे तो आप कम से कम 2-3 पेज इससे भी भर दोगे, ठीक है। क्या जनरल रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ नहीं कि एवरेज देख के देखा जाता है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, नुकसान हो जाता है, कारण कि या तो ज्यादा चली जाएगी या कम चली जाएगी। सेकंड, सोइल टेस्ट वैल्यू, जो सैंपल लाते हैं उसका लैब में एनालिसिस करके उसके बाद में पता लगाया जाता है। एसटीसीआर मेथड, सोइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, एक टारगेट यील्ड बनाई जाती है, उसके बाद में देखा जाता है कि उस यील्ड को अचीव करने के लिए कितना चाहिए, ठीक है। अगला आता है इंटीग्रेटेड, यानी सारे मेथड को एक साथ मिक्स करना। और एलसीसी, एलसीसी एक लीफ कलर चार्ट होती है, ऐसी अलग अलग स्ट्रिप होती है, उसके अलग अलग कलर होते हैं, उस कलर के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा कलर किस लीफ के साथ मैच खाता है, उसके आधार पर पता
लगाया जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर आता है आपका कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका क्लासिफिकेशन, यानी फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि बड़ा क्वेश्चन आता है कौन कौन से सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर होते क्या है, उनका डिटेल क्लासिफिकेशन के साथ में डिस्क्रिप्शन लिखिए। तो सबसे पहले विद एग्जांपल, एग्जांपल जरूर याद करना इसके, यहां से सीधा आता पूरा बड़ा क्वेश्चन। सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर जो केमिकली सिंथेसिस किए जाते हैं, लैब में सिंथेसिस किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले उसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कितनी, उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला स्ट्रेट फर्टिलाइजर, सेकंड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर, थर्ड है मिक्स फर्टिलाइजर। तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर कौन सा, वो फर्टिलाइजर जिसमें केवल ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, यानी एनपीके में से ओनली वन, वो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट। कौन कौन से, यूरिया स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। सेकंड आता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें प्राइमरी 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, उसे कौन सा कहते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। इसे किस नाम से जाना जाता है, एक और नाम है मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत एग्जांपल किया जाएगा डीएपी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है। थर्ड कौन सा होता है, मिक्स। मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है कि फार्मर के फील्ड पे फिजिकली 2 फर्टिलाइजर को मिक्स करना मिक्स फर्टिलाइजर कहलाता है। जैसे आमतौर पर जो फार्मर होता है वो डीएपी और यूरिया को अपने खेत में मिक्स करता है और फिर ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो वो कौन सा होगा, मिक्स फर्टिलाइजर। अब इन दो चीजों में मिक्स और स्टेट आपके हो ही गया, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं उसके बारे में। अब बस इन दो में याद रखना, इसमें क्या होता है, फिजिकली मिक्सचर, फिजिकली क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, जो मिक्स फर्टिलाइजर होता है उसमें तो अपन फील्ड में फिजिकली मिक्सचर करते हैं, लेकिन जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है इसमें क्या होता है, केमिकली मिक्सचर या मैकेनिकल मिक्सचर। इसमें कैसे, जैसे कि मान लो ये आपका कोई फर्टिलाइजर का एक दाना है, ठीक है, मान लो ये डीएपी का एक दाना है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा और फास्फोरस भी होगा, लेकिन ये कोई फिक्स है तो इसमें 2 दाने, तो ये नाइट्रोजन का भी हो सकता है, ये यूरिया का हो सकता है, ये डीएपी का होगा। तो इसमें फिजिकली मिक्स है, इसमें केमिकली है, इसे मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर भी कहते हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के नाम से भी इसको जाना जाता। बस ये याद रखना इनके बारे में। अगला आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, लो ग्रेड और हाई ग्रेड, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट याद रखना, प्राइमरी न्यूट्रिएंट याद रखना, प्राइमरी पोषक तत्वों का कुल योग, यानी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जैसे एनपीके, इन तीनों का जो टोटल योग या इन टोटल का सम कितना होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, क्या कहला जाएगा, लो एनालिसिस न्यूट्रिएंट कहला जाएगा। एग्जांपल एसएसपी, क्यों, इसमें 16% फास्फोरस ही है, जबकि सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन है, और कुछ इसमें प्राइमरी नहीं है, ना फास्फोरस ना पोटेशियम, इसमें ना तो नाइट्रोजन है ना पोटेशियम, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम नहीं है। हाई एनालिटिकल फर्टिलाइजर जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट का सम 25% से ज्यादा हो, याद रखना प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ये वर्ड याद रखना, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन 25 से ज्यादा हो, जैसे यूरिया 46%, एनहाइड्रस 82। सबसे ज्यादा कंसंट्रेट यदि कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पूछे तो होगा एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है, उसके बाद में यूरिया हो जाएगा। इसके बाद में टीएसपी में 46% फास्फोरस होता है, ये है इसके आधार पर। अगला होता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के आधार पर, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसके आधार पर, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, पोटासिक फर्टिलाइजर, सेकेंडरी फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें केवल नाइट्रोजन होगी उसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहा जाता है। बात करें मेनली नाइट्रोजन होता है उसके रूप में। अब नाइट्रोजन में भी वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में उसके आधार पर क्लासिफाइड किया गया, जैसे अमोनिया के फॉर्म में, एमाइड के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, इसके आधार पर इनको बांटा गया है, नाइट्रेट नाइट्रोजन के फॉर्म में बांटा गया। सबसे पहले अमोनिकल, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में होती है उसे क्या कहते हैं, अमोनिकल फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब अमोनिकल फर्टिलाइजर का एक फायदा क्या है, अमोनिया NH4+, ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, सोइल सरफेस पे कौन सा, नेगेटिव,
तो ये यहाँ जाके क्या कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो इनका लीचिंग लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, अगले इसका एग्जाम्पल याद रखना, इन सब के एग्जाम्पल याद रखना, सीधा क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, कौन सा किसमें आ रहा है। ठीक है, अगला इसका एक बात और याद रखना, ये सोइल में डालने पर एसिडिटी कोज करेगा। एसिडिटी कोज कैसे करेगा, अभी अपन आगे इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगला आता है नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं, NO3 माइनस, यानी कौन सा चार्ज, नेगेटिव। सोइल सरफेस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो दोनों रिपेल करेंगे, कहां चले जाएंगे, लीच आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद करना, नाइट्रेट में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जिसमें आता है एक तो सोडियम नाइट्रेट आता है और कैल्शियम नाइट्रेट आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अमोनिकल और नाइट्रेट, दोनों इक्वल मात्रा में पाए जाते हैं या अलग अलग मात्रा में भी हो सकता है, अमोनिया भी होगा और नाइट्रेट, कभी कभार ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कभी कभी यह अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला होता है एमाइड। एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन किसमें होगी, RNH2 फॉर्म में, जिसमें नाइट्रोजन होती है उसे एमाइड फॉर्म कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, इसमें यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड आता है, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा अच्छे एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, एमाइड फॉर्म में। और एक बात याद हो रखना, DAP में नाइट्रोजन कितनी होती है, 18%, लेकिन इस 18% में यूरिया फॉर्म में कितनी नाइट्रोजन होती है, तो वो होती है 2.5%। 2.5% यूरिया फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, किसमें, DAP में। ठीक है, ये याद रखना। अगला फर्टिलाइजर आता है अपना पोटासिक फर्टिलाइजर, यानी पोटेशियम के जो फर्टिलाइजर है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट कंटेंट कौन सा होगा, फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट किसमें होगा, फॉस्फोरस होगा, उसे कहते हैं फॉस्फेट फर्टिलाइजर। इनको 3 भागों में बांटा गया, सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, सिट्रेट सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। इनके एग्जांपल याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको 3 भागों में बांटा गया, पहला वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, सेकंड है सिट्रेट सोल्यूबल, सिट्रेट सोल्यूबल, तीसरा है इनसोल्यूबल, यानी दोनों में इनसोल्यूबल, बोथ इनसोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में याद रखना कौन है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, जबकि सिट्रेट सोल्यूबल में डाइकैल्शियम फॉस्फेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, और इनसोल्यूबल कौन सा, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। अब ये तो इनके हो गए एग्जांपल, कौन कौन से आते हैं मोनोकैल्शियम में, SSP, DSP, TSP, ये सारे किसमें आते हैं, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। जो सिट्रेट सोल्यूबल रहता है, 2% सिट्रिक एसिड जो होता है उसमें सोल्यूबल होता है, इसका एग्जांपल याद रखना, डिब्बा, डिब्बा, बस ये याद रखना, डाइकैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लेग, ये कौन सा है, डिब्बा, किसमें, डिब्बा किसमें, सिट्रेट में सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल किसमें है, रोबो, रॉक फॉस्फेट और बोन मिल, रॉक फॉस्फेट और बोन मिल क्या है, दोनों में इनसोल्यूबल है। बस ये याद रखना, इससे ज्यादा फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर में कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, यही है जो वाटर सोल्यूबल। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला आता है वाटर सोल्यूबल, अगला सिट्रेट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, अगला अपना क्लासिफिकेशन आता है, उसमें आता है पोटासिक फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कौन सा होगा, पोटेशियम होगा, उसे क्या कहते हैं, पोटासिक फर्टिलाइजर कहते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा गया, क्लोराइड की कंसंट्रेशन के आधार पर, एक में क्लोराइड होती है, एक में नहीं होती है। ठीक है, क्लोराइड की कंसंट्रेशन के आधार पर पोटासिक फर्टिलाइजर को 2 भागों में बांटा है, एक में क्लोराइड नहीं होगा, एक में होगा, नहीं होगा तो सल्फेट ऑफ पोटास, होगा तो म्यूरेट ऑफ पोटास यानी KCl, और इसमें K2SO4। सबसे ज्यादा यूज करने वाला कौन सा है, 99% इसी को यूज करते हैं, ये मात्र 1% यूज होता है। ठीक है, अगला ये बहुत सारी क्रॉप के लिए, कुछ क्रॉप के लिए क्या है, हानिकारक है, हानिकारक किसके लिए, जो क्लोराइड सेंसिटिव है, लाइक एग्जांपल तंबाकू, आलू, सिट्रिक, इन कुछ क्रॉप के लिए एक्सेट्रा, और भी क्रॉप्स है उनके लिए क्या है, हार्मफुल है, लेकिन ये सारी क्रॉप के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट होता है। और ये किस कलर का होता है, रेडिश कलर का। क्यों होता है रेडिश कलर का, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ आयरन की क्या होती है, इंप्यूरिटीज होती है, आयरन की कुछ इंप्यूरिटी होने की वजह से ये क्या आता है,
रेडिश कलर का होता है, लेकिन एसओपी कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। बस ये याद रखना, इसमें और कुछ याद नहीं रखना। अब अगला आता है आपका बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म के आधार पर। फिजिकल फॉर्म कैसी है, उस जो भी फर्टिलाइजर ले रहे हैं उसकी फॉर्म के आधार पर, वो सॉलिड है लिक्विड है उसके आधार पर। जैसे कि सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड मतलब हार्ड चीज, उसमें कैसे हो सकते हैं, ग्रेनुलर हो सकते हैं, दानों के रूप में हो सकते हैं, और अजा पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेनुलर में भी दो होते हैं, एक होते हैं प्रिलेट, एक होता है बड़े आकार के दाने होते हैं। जो प्रिलेट होते हैं वो 2 से 4 mm के होते हैं। एक होता है सुपर ग्रेनुलर, वो होता है 10 से 11 mm होता। ठीक है, 10 से 11 mm होता है। और प्रिलेट क्या होती है, 2 से 4 mm। तो यूरिया किस में आता है, प्रिलेट फॉर्म में आता है। ठीक है, इसके बाद में पाउडर, कुछ फर्टिलाइजर होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जैसे रॉक फॉस्फेट, एसएसपी। ठीक है, इसके बाद करते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जो लिक्विड फॉर्म में होंगे और जिनका एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं अपन, फोलियर एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये वाले कौन से आते हैं, लिक्विड आते हैं। और जो लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं उनके न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या होते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजर की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, और इनका जो भंडारण है वो भी अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है इसके बाद में मोड ऑफ स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन। कुछ उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे कुछ स्लो रिलीज, कंट्रोल रिलीज, नीम कोटेड, मोम कोटेड, ऐसे कुछ फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें स्लो या कंट्रोल, इन दोनों में क्या फायदा है। स्लो और कंट्रोल रिलीज में डिफरेंट क्या, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। स्लो जो धीरे 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 छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन, बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन के द्वारा जो होता है वो स्लो रिलीज होता है। कंट्रोल क्या होता है, ये प्लांट नीड के अनुसार, प्लांट नीड के अनुसार जितनी प्लांट चाहिए उतना आएगा तो कंट्रोल, और यदि धीरे धीरे निकलेगा माइक्रोब के डिग्रोथ से तो हो जाएगा स्लो। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ होते हैं, नीम कोटेड हो सकते हैं, मोम कोटेड हो सकते हैं, लाख कोटेड हो सकते हैं। इसके अलावा एंसर यूरिया फॉर्म हो सकता है, यूरिया फॉर्म जिसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। इसके बाद में कोटिलिडीन डाई यूरिया हो सकता है, आइसोब्यूटाइलिन डाई यूरिया हो सकता है। इसके बाद में ओक्सामाइड हो सकता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, बस आपको याद रखना क्या होते हैं, इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आता है कुछ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो पूरे 100% क्या हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो भी होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला आता है आपका नया फर्टिलाइजर चैप्टर, केमिकल कंपोजिशन। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उनकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, या बहुत सारे जो फर्टिलाइजर है उनका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, उसमें कौन कौन से कंसंट्रेशन होती है, क्या होता है, उनका कलर वगैरह क्या होता है, उनके बारे में अपन देखते हैं। इन सब के बारे में इतना डिटेल याद नहीं रखना, आपको कुछ बोल सकते हैं कुछ पॉइंट याद रखना है कि हाँ भाई यदि यूरिया पूछ लिया तो मुझे ये 5 पॉइंट याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं देखना। ठीक है, उसके आधार पर है सबसे पहले रासायनिक पूर्वक उनकी गणना बहुत जरूरी है, उनका केमिकल कंपोजिशन और ग्रेड। अब दो चीज होती, एक होता है ग्रेड, एक होता है रेशियो। इनमें क्या डिफरेंस है, रेशियो जैसे 3 3 3, ग्रेड 18 18 18, सॉरी ये हो गया ग्रेड, ये क्या हो गया ग्रेड, ये क्या हो गया रेशियो। यानी मिनिमम गारंटेड परसेंटेज किसे कहा जाता है, फर्टिलाइजर ग्रेड कैसे, किसके द्वारा शो करते हैं, बीच में डैश लगा होता है। ठीक है, रेशियो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर, एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर, इस फर्टिलाइजर रेशियो किसके द्वारा, रेशियो के द्वारा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना दो। अगला सबसे पहला आता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। कौन कौन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उनके कंपोजिशन की बात करें, यूरिया, यूरिया में क्या याद रखना, 46% नाइट्रोजन होता है, मेल्टिंग पॉइंट 132, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, किस फॉर्म में आता है, प्रिलेट फॉर्म में आता है। कितनी होगी साइज, 2 से 4 mm साइज होती है। बस बायोरेट की कंसंट्रेशन 1.5 किसके लिए, सोइल के लिए, फोलियर के लिए 0.5, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आजकल जो नीम कोटेड यूरिया आ रहा वो कौन सा आता है, 100% नीम कोटेड आता है। एक बात और, यूरिया नाइट्रोजन की कितनी 80%, इंडिया में 80% जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो ओनली फॉर कौन करता है, यूरिया कन्वर्ट करता है। ठीक है, बस ये याद रखना, इसमें और कुछ याद नहीं रखना। अगला आता है अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन किस फॉर्म में, अमोनिया फॉर्म में,
कितनी नाइट्रोजन 20.5, सल्फर 21%, सॉरी 20% नाइट्रोजन, सल्फर 24% इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगला कि भाई इसमें ये होता, अब ये सल्फर होती है, वो सल्फर क्या होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट के लिए, बहुत सारी क्रॉप के लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन इंडिया इज अमोनियम सल्फेट। इसकी फिजिकल क्वालिटी अच्छी होती है, इसको आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी प्रोवाइड करता है, बस ये याद रखना, इसमें और कुछ नहीं। और इसकी यदि इक्विवेलेंट एसिडिटी याद रख सकते हो तो कर लेना, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी CRH वैल्यू, CRH यदि याद हो तो वो भी रख लेना 82, इसकी कितनी CRH 80 और सॉरी 76 CRH और इक्विवेलेंट एसिडिटी 82 84। अभी इनको बाद में एक साथ में पूरी लिखवा दूंगा किसकी कितनी होती है। उसके बाद में केन, जिसे किसान खाद भी कहा जाता है, न्यूट्रलाइम भी कहा जाता है, नाइट्रो चोक भी कहा जा सकता है, ऐसा फर्टिलाइजर जो न्यूट्रल इफेक्ट, ना एसिडिक ना बेसिक इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम जो होता है वो अमोनिया की और इनकी जो एसिडिटी होती है उसको क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर देता है उसकी वजह से। अब नाइट्रोजन कंटेंट 25%, 12.5 अमोनिया, 12.5 नाइट्रेट। यदि पूछा जाए केन खाद में नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन कितनी होती है तो 12.5, यदि नाइट्रेट टोटल पूछे तो 25, अमोनिया फॉर्म में 12.5। इसके बाद में कैल्शियम कितना 8 से 12% क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इसके कुछ नाम, जैसे किसान खाद, इसके बाद में नाइट्रोलाइम, नाइट्रोलाइम, नाइट्रो चाक, नाइट्रो चाक, या न्यूट्रल फर्टिलाइजर, न्यूट्रल फर्टिलाइजर भी इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिड्यूल इफेक्ट है वो जीरो है, ना तो ये एसिडिटी ना कुछ एल्कलाइन शो करता है। अगला आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसकी सबसे कम लो प्रेफरेंस, ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिसकी सबसे कम यूज किया जाता है, लो प्रेफरेंस होता है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्यों होता है? कारण इसकी क्लोरीन की वजह से ये बहुत सारी क्रॉप के लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। इसके लिए कितना होता है, 25% नाइट्रोजन होता है और क्लोरीन कितना होता है, ये याद रखना। ठीक है, अगला आता है आपका पोटासिक फर्टिलाइजर। पोटेशियम के कौन कौन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में एक और याद रखना, वो होता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, जो नाइट्रेट होता है वो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, विस्फोटक की तरह कार्य करता है, इसलिए उसका यूज भी नहीं किया जाता है। अगला आता है फॉस्फोर के फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस किस फॉर्म में होगी, P2O5 फॉर्म में होती है, उसे क्या कहते हैं, फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर कहा जाता है। कौन कौन से, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट कब बना था वर्ल्ड में, 1843, इंडिया में 1906, EID पेरी लिमिटेड, जेबीलोप्स जो रोस्टोमेट एक्सपेरिमेंट स्टेशन था वहां पर किससे बनाया गया था, इंडिया में सबसे पहले बॉन्स प्लस H2SO4 के द्वारा। लेकिन अब किससे बनाया जा रहा है, रॉक फॉस्फेट प्लस H2SO4 के द्वारा। कितना 3%, 4% इसमें क्या होता है, फ्री फॉस्फोरिक एसिड कितना होता है, 4% फ्री फॉस्फोरिक एसिड होता है। इसके बाद में हम बात करें ये 100% वाटर सोल्यूबल होता है, 100% क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। इसके बाद में हम बात करें TSP, TSP किससे बनाया जाता है, रॉक फॉस्फेट प्लस H3PO4 के द्वारा बनाया जाता है। 3% क्या होता है, 3 फॉस्फोरिक एसिड होता है, फ्री फॉस्फोरिक एसिड कितना 3%, वाटर सोल्यूबल कितना 42.5। अभी JRF के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था कि TSP में नाइट्रोजन कंटेंट सॉरी फास्फोरस कंटेंट कितना होता है टोटल 46%, वाटर सोल्यूबल कितना होता है 42.5। ये सीधा क्वेश्चन आया था अभी JRF के अंतर्गत जो रिसेंट 2026 में हुआ था उसमें फिजिकल साइंस के पेपर में, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगला आता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का दोस्त कौन है, याद रखो रॉक फॉस्फेट का दोस्त कौन है, एसिडिक सोइल। एसिडिक सोइल क्या है, इसकी दोस्त है। दुश्मन कौन है, एल्कलाइन सोइल। एल्कलाइन सोइल क्या दुश्मन है, क्योंकि वहां इसकी सोल्युबिलिटी नहीं होती है, लेकिन एसिड सोइल में क्या है, सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में याद रखना जो रॉक फॉस्फेट है उसका सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में कहा है, कुछ जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा उदयपुर है। कितना है 30 से 32% P2O5 कंसंट्रेशन का है।
कितना रिसोर्सेज है, तो 18,000 मिलियन टन, ये याद रखना आप बस। इसके बाद में एवरेज कितनी होती है, ये याद रखना कि फास्फोरस एवरेज 20 to 40 होता है। अगला आता है पोटेशिक फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें पोटेशियम किस फॉर्म में होता है, K2O फॉर्म में होता है, उसे क्या कहते हैं, पोटेशिक फर्टिलाइजर कहा जाता है। उनके आधार पर हम बात करें तो सबसे पहला MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें पोटेशियम कितना होता है, 60% होता है, क्लोरीन 47%, ये K2O है, लेकिन K कितनी होती है, 50 से 52 के समथिंग होती है। तो अब बात करते हैं अपना जो बचा हुआ है, अगला है K2SO4, ठीक है। K2SO4 की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, पोटेशियम K2O कितना होता है, 50%, लेकिन याद रखना ये कौन है, K2O फॉर्म में, K परसेंट कितना होता है, 38 के से लगाकर 40 के बीच में होता है K परसेंट। और सल्फर कितना होता है, याद रखना। अब इसमें जो सल्फर कंटेंट होता है वो बहुत सारे जो क्रॉप्स होती है उनके लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है, इसीलिए उन क्रॉप में K2SO4 का यूज किया जाता है। अगली बात करें हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जो दो या दो से ज्यादा फर्टिलाइजर के मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत DAP, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें दो या उससे ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं DAP में नाइट्रोजन 46%, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। नाइट्रोजन यूरिया फॉर्म में कितनी होती है, 2.5% होती है, ठीक है। सोलिबिलिटी कितनी, 40%, सोलिबिलिटी 40 से 41% तक सोलिबिलिटी होती है DAP की। इसके बाद में हम बात करें इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है, 77 होती है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट कितना होता है, 81 होता है, ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद में जो DAP है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें जो इंडिया में सबसे ज्यादा यदि फास्फोरस फर्टिलाइजर यूज किया जाता है तो कौन सा है, DAP। अगला आता है MAP, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, दोनों सेम, कुछ फर्क नहीं, बस वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। इसका रेशियो क्या है, 18 46 0, इसका क्या है 11 52 0। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, ये किस में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी, 55, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट कितना, 82 होता है, ठीक है। ये डाटा याद रखना है आपको। इसके बाद में हम बात करें अगला NPK कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, इससे कुछ नहीं आने वाला। NPK कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रेशियो किसे कहते हैं वो याद रखना, इनका ये कंटेंट कोई फिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग होते हैं, ये वेरी करता है कि कौन सी कंपनी बना रही है, किस नीड के आधार पर बना रही है, सबका अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है। एक क्यूक समरी के रूप में अपन देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, किस अपने जो पढ़ा उसमें क्या क्या था और क्या नहीं था। यूरिया फॉर्मूला, नाइट्रोजन कितनी होती है, फास्फोरस नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता, बायोयूरेट की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी है, सल्फर कितनी है, ये याद रखना। बस आपको ये कंटेंट याद रखना है और उसका क्या रेजिड्यूल इफेक्ट हो रहा वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ नहीं याद रखना ज्यादा। अब दो चीज और याद कर लो इसमें, एक जैसे नाइट्रेट अपटेक कर रहा प्लांट और एक अमोनिया अपटेक कर रहा, तो उसकी वजह से एसिडिटी कौन करेगा और एल्कलाइन पीएच कौन करेगा। अब नाइट्रेट कौन सा, नेगेटिव चार्ज, ये ले मान लो प्लांट है कोई, इस पे कौन बैठा है, नेगेटिव चार्ज यानी OH- बैठा है, ठीक है। अब नाइट्रेट देगा तो चार्ज को इक्वल बैलेंस करेगा, नेगेटिव अंदर जाएगा तो नेगेटिव बाहर आएगा, यदि नेगेटिव सॉल्यूशन में OH- आया तो OH- क्या करेगा, पीएच इंक्रीज, तो नाइट्रेट अपटेक की वजह से सोइल पीएच क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगला अमोनिया, अमोनिया क्या है, पॉजिटिव, यदि प्लांट अपटेक करेगा तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव को बाहर भेजेगा यानी हाइड्रोजन को बाहर भेजेगा और हाइड्रोजन की वजह से पीएच डिक्रीज। थैंक यू, ये अपना जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।